back students. Today I will teach you lesson 2 civics of class 7. Chapter name is institutions of democracy. लास्ट चैप्टर में हमने इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी पढ़ा था और आज हम इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लोकतंत्र की कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसने डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया है। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली हम लोग देखेंगे अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि लास्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ा इसका ब्रीफली आपको समझाया था। नेक्स्ट, हाउ इलेक्शन हैव पीपल टू चूज देयर और रिप्रेजेंटेटिव। फिर हम देखेंगे कि कैसे जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों को कैसे सहायता होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में। थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इसमें देखेंगे कि जो चुनाव के लिए एक संस्था बनी हुई है इलेक्शन कमीशन, वह कैसे बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लेती है, किसी का भी फेवर नहीं लिया जाता है, तो किस तरह से वो करता है इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो चुनाव जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही होते हैं, तो हम देखेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की महत्वपूर्णता क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण है। लास्ट है व्हाट इज ए कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। कोalition गवर्नमेंट ये होता है कि जब किसी एक पार्टी को आफ्टर इलेक्शन मेजोरिटी जब प्राप्त नहीं होती है तो दो पार्टी जो एक से विचारधारा की होती है वो मिलकर सरकार बनाती है, उसे कहते हैं कोalition, गठबंधन की सरकार। तो हम लोग फर्स्ट पहले देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो इसका मतलब यही होता है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है, वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसमें किसी को किसी चीज के तहत, जाति के तहत, धर्म के तहत, किसी भी तहत उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसे इस चीज से वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो इसका मेन मतलब यही होता है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, किसी को भी किसी देश पर मना नहीं किया जा सकता है देश में उसकी भागीदारी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हाउ इलेक्शन हेल्प पीपल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। और हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, उसके बाद ही यह हमें प्राप्त हुआ है। इंडिया में यह 1950 में लागू हुआ था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि संविधान में यह अधिकार दिया गया कि 18 ईयर से अगर कोई भी एडल्ट है उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस भी जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें एक चीज ये है कि इससे आपको क्या होता है कि सबको बराबर का अधिकार मिलता है, पहला तो। दूसरा ये होता है कि यह यंग पीपल को इनकरेज करता है कि वह भी राजनीति में पार्टिसिपेट करे, भागीदार ले और अपना रोल अदा करे। इसमें खुद का अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इट ब्रिंग्स टू पावर ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ पीपल। तो इसमें होता है कि लोगों का खुद का बनाया हुआ सरकार होता है, जिससे कि लोग ये नहीं कह सकता है कि सरकार मेरे द्वारा नहीं चुनी, हमने ही वोट लेकर किसी को भी हम सरकार में चुनते हैं तो वह मेरे द्वारा ही चुना गया होता है। तो इलेक्शन के बारे में देखते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कौन है? वो है कॉमन पीपल। उनके पास चॉइस करने का
पूरी स्वतंत्रता है कि वह जिसे भी चाहे चुन सकता है, चाहे वो डायरेक्टली वे में चुने, चाहे वो इनडायरेक्टली वे में चुने। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से ये माना जाता है कि जैसे लोकसभा का तो वोट देकर चुनाव होता है, तो हम लोग जो लोकसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं एमपी, उनको तो डायरेक्टली लोग वोट देते हैं। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो वो क्या होता है, जो हम विधानसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा एमएलए जिताते हैं तो उसी पार्टी को ज़्यादा वोट होता है, तो उसी का मेंबर जो है राज्यसभा में ज़्यादा इलेक्टेड होता है। तो वो इनडायरेक्ट वे में भी हमारे द्वारा ही दिया गया है। इलेक्शन जो होता है वो दो कैंडिडेट के बीच में होता है, दो कैंडिडेट नहीं, अब तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं अलग अलग पार्टियां की। तो जिनको ज़्यादा वोट यानी जिसे ज़्यादा लोग वोट देते हैं, नंबर ऑफ वोट जिसे ज़्यादा मिलते हैं वही विनर कहलाता है। कुछ इसमें पार्टी होती है, कुछ इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट आते हैं जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं। हमारे देश में इलेक्शन करवाने के लिए एक फ्री संस्था है जो एक अलग ही है, जिसके ऊपर कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ चुनाव करती है। उसका एक हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको अपॉइंट किया जाता है जिनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और उनका टास्क होता है, उनकी जिम्मेदारी ये होती है देश में बिल्कुल किसी के साथ बिना भेद किए हुए चुनाव को कंडक्ट करवाया जाए। अब जानते हैं कि वोट कैसे डालते हैं, तो जो वोट डाले हुए हैं उन्हें तो पता है, लेकिन आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग कभी वोट दिए नहीं है कभी। तो आजकल क्या हुआ, पहले बैलेट पेपर पे होता था और आज होता है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें क्या होता है कि आप जाते हैं और सीरियल बाय नंबर से कैंडिडेट्स का नाम होता है, उसके आगे सिंबल होता है और उसके आगे बटन होता है, जिसको भी प्रेस करते हैं तो वो वोट आपका काउंट होता है, दिखता है। अब देखते हैं कि आखिर चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है क्यों। इलेक्शन जो होता है वो मेनली लोगों का अपना विचार व्यक्त करने का जरिया होता है, और हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। इलेक्शन के द्वारा हम अपने पसंद के कैंडिडेट को चूज करते हैं। इलेक्शन जो है ये फ्री और फेयर सबसे अच्छा होता है, इसीलिए लोग इसमें भागीदारी ज़्यादा करते हैं। लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है कि हमने जिनको चाहा उन्हीं को चुनकर सरकार में लाए हैं, तो इससे लोगों की सीधी भागीदारी सरकार में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि एक लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा आपस में मिलती है, उनकी सोच एक जैसी होती है, तो वो एक पार्टी फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से दूसरी पार्टी भी होती है, उनकी विचारधारा उन सब से मिलती है, सब अपने जैसे विचारधारा वालों का समूह का एक ग्रुप होता है, वही होता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज 2 टाइप्स की होती है, एक होती है नेशनल पार्टीज जो ऑल ओवर कंट्री में फैली होती है, उसके मेंबर पूरे भारत में होते हैं, और एक होती है रीजनल पार्टी जो किसी एक स्टेट तक ही सीमित रहती है। स्टेट के जब चुनाव होते हैं तो रीजनल पार्टी आपस में फाइट ज्यादा करती है, और जब नेशनल लेवल के होते हैं तो नेशनल लेवल की पार्टी आपस में फाइट करती है इलेक्शन में। अब इतनी सारी पार्टियां हैं तो इसमें हमें प्रॉब्लम होता है कि हम पहचाने कैसे कि कौन किस पार्टी से रिलेटेड है। तो इसके लिए हर पार्टी को एक सिंबल प्रोवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिससे हम इजी वे में उसको समझ पाते हैं कि ये किस पार्टी से रिलेटेड है। बिकॉज इलिटरेट पीपल जो होते हैं वो तो नाम पढ़कर या पार्टी का नाम पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो देखेंगे कि चुनाव चिन्ह है कमल छाप, लालटेन, हाथ छाप, तो इससे वो आसानी से पहचान पाते हैं कि ये किस पार्टी का आदमी है। अब पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पॉलिटिकल पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेट करता है, जिससे हमारे पास वो आते हैं
और हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं कि जब हम जीत कर आएंगे तो आपके लिए हम ये काम करेंगे, वेलफेयर का ये काम होगा। तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए ज्यादा सोच रही है और हमें किसे वोट करना चाहिए। और इसमें जब चुनाव होता है तो एक पार्टी विनर होती है जो सरकार बनाती है, एक जो पार्टी होती है दूसरी वो होती है अपोजिशन की पार्टी। तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी उतना ही रोल है जितना कि विनर पार्टी है। बिकॉज जब कोई जीतने के बाद अगर वो वेलफेयर के काम ढंग से नहीं कर रही है तो जनता की आवाज फिर कौन उठाएगा, तो उसके लिए होती है अपोजिशन की पार्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो लास्ट हमारा था, व्हाट इज ए कोalition गवर्नमेंट। तो अर्लियर मैंने आपको समझा दिया था कि कोalition का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। जब चुनाव होता है बहुत सारी पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं और जब किसी को फुल मेजोरिटी नहीं आती है, जस्ट लाइक आप एग्जांपल में अपने बिहार को ही देखते हैं तो हमारे पास यहाँ 243 सीट्स हैं विधानसभा की, और गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें कम से कम 51% यानी 50% से अबव जाना है, 50 प्लस। तो अगर हम 243 को देखते हैं तो हाफ करने के बाद हमारे पास क्या आता है, कम से कम किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स होनी चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि किसी को 90 आ गए, किसी को 100 आ गए, किसी को 40 आ गए, किसी को 5 आ गए, तो किसी के पास भी क्या हुआ, फुल मेजोरिटी नहीं है। तो फिर उसमें जिन पार्टियों की विचारधारा आपस में मिलती है वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो वही कहलाती है कोalition गवर्नमेंट। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो डेमोक्रेसी को मजबूत करती हैं। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।